आईपीएल ऑक्शन और टीम एनालिसिस की सीरीज में हमारी नेक्स्ट टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स या केकेआर। केकेआर आईपीएल 2023 में 7वें नंबर पे फिनिश किया था केकेआर ने। आज हम केकेआर की एनालिसिस करेंगे और केकेआर की एनालिसिस करने के पहले मैं जरा ये बात करना चाहता हूँ कि ओवरऑल केकेआर की परफॉर्मेंस कैसी रही है। आईपीएल में देखिए केकेआर ही एक मात्र टीम है जिसने की मुंबई और सीएसके के अलावा आईपीएल टाइटल 2 बार जीता है। ये दोनों बार गौतम गंभीर की कप्तानी में हुआ 2012 में और फिर 2014 में। ये कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते रहे हैं। केकेआर ने 2 बार 2012 और 2014 में आईपीएल टाइटल ना सिर्फ जीता बल्कि ये लोग कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स में क्वालिफाई भी करते रहे हैं, जिससे इनकी ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस का पता चलता है और इनकी टीम स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। ये हमेशा से टाइटल के दावेदार भी रहे हैं और इस वजह से इन्होंने अच्छे खासे टीमों को डरा के भी रखा हुआ है। ये अपने दिन पे किसी भी टीम को हरा सकते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके जो ये फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग में बिलीव करते हैं। जैसा कि हमने कई बार शाहरुख खान के बारे में भी सुना है कि ये लोग अपने कप्तानों को और अपने मैनेजमेंट को बहुत फ्री हैंड देते हैं और ये बिलीव करते हैं कि फ्यूचर के लिए टीम बनाई जाए और साथ ही साथ ये एक कोर अपनी टीम का बना के रखते हैं। तो ये इन लोगों की बड़ी अच्छी खास बात है जिसकी वजह से इनकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है और मेरे ख्याल से बाकी टीमों को भी सोचना चाहिए कि उनकी जो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि ये लोग अपनी कोर स्ट्रेंथ को बचा के नहीं रखती हैं टीमें। शुरुआत से ही केकेआर ने अपनी कोर स्ट्रेंथ को बचा के रखा हुआ है और इनकी टीम की परफॉर्मेंस को शेप अप करने में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका एक हाथ रहा है, जैसे कि गौतम गंभीर, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, क्रिस लिन। ये लोग इनके कुछ ऐसे हैं जो कि इनकी टीम के साथ हमेशा से बने रहे और ये मैनेजमेंट ने इनको कभी जाने नहीं दिया। बीच में इनकी परफॉर्मेंस खराब भी हुई, उसके बावजूद भी मैनेजमेंट इनके साथ स्टिक करके रहा। तो किसी भी टीम की परफॉर्मेंस के लिए ये काफी अच्छी बात होती है क्योंकि इससे बाकी प्लेयर्स को भी ये सोचने का मौका मिलता है कि नहीं, ये मैनेजमेंट जो है ये हमारा ख्याल रखती है, खिलाड़ियों का ख्याल रखती है। वो भी अपने कैपेबिलिटी से ऊपर उठ के परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में केकेआर को 2 टाइटल्स जिताए और उसके बाद इनका कप्तान दिनेश कार्तिक भी रहे, फिर ओवेन मॉर्गन भी इनके कप्तान रहे, फिर उसके बाद आजकल तो वो कान में बाली पहनने वाला मंगू लाल अय्यर इनका कप्तान बना हुआ है। हालांकि वो तो किसी काम का नहीं है, पिछले आईपीएल में तो वो खेल ही नहीं पाया था और इस बार देखते हैं कि क्या होता है। इस बार हालांकि उसने बीसीसीआई को धोखा दे के इंडियन टीम के साथ धोखाधड़ी करके किसी तरह से बहाना मार के और टेस्ट टीम से तो छुट्टी ले ली उसने कि मेरे को तो बैक में पेन है। भले बीसीसीआई की मेडिकल टीम लाख कहती रही कि नहीं तुम फिट हो, उसके बाद भी कह रहा है कि नहीं मैं फिट नहीं हूं, जबकि हम सबको पता है कि आईपीएल की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छी रही नहीं है श्रेयस अय्यर की, तो ये मुझे इससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। बल्कि अभी तो मुझे ये लगता है कि पिछले साल इसकी एब्सेंस में नीतीश राणा ने बहुत अच्छी कप्तानी की थी। वो बेचारा बहुत ही डाउन टू अर्थ प्लेयर भी है और डाउन टू अर्थ कप्तान भी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था वो उसका कप्तानी का जो पिछला साल गया है। टीम ने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया। ठीक है, वो बहुत आगे तक नहीं जा पाए, प्लेऑफ्स तक नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसकी कप्तानी में कोई बहुत ब्लंडर इसने नहीं मारी और कुल मिला के नए प्लेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। टीम ठीक ठाक ही थी, टीम का माहौल भी मुझे अच्छा लगता था। अगर इसको मौका दिया जाए तो ये शायद टीम को और आगे भी ले जा सकता है। अब लेकिन ये है कि ये मंगू लाल अय्यर आ गया है तो अब ये तो कप्तान है, तो ये कप्तान रहेगा और परफॉर्म ये कर नहीं पाएगा क्योंकि इसकी जो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वीकनेस है ये तो बिल्कुल बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुकी है। तो वो इसको बॉलर्स तो पकड़ेंगे, लेकिन देखते हैं चलिए क्या होता है। वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे जब ये मैचेस शुरू होंगे। अभी तो हम करते हैं केकेआर की ऑक्शन एनालिसिस। केकेआर की टोटल स्क्वाड स्ट्रेंथ है 23 प्लेयर्स की, जिसमें से 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं और उसमें फिर मिचेल स्टार्क को इन्होंने खरीदा
बिल्कुल अपना पर्स फाड़ के 24 करोड़ 75 लाख रुपए पर पता नहीं किसने ये गौतम गंभीर को ये सलाह दी और ये इतना पैसा बर्बाद किया है इसके ऊपर। बर्बाद ही है क्योंकि मिचेल स्टार्क कोई, अब देखिए किसी को आप 25 करोड़ रुपए देते हैं, जब आईपीएल की विनिंग अमाउंट जो है फर्स्ट प्राइज जो है वो 20 करोड़ है, आप एक प्लेयर को 25 करोड़ रुपए दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप 18 मैचेस खेलने वाले हो या 14 मैचेस जो भी खेलोगे आप, उसमें से कम इसको 10 मैच जिताने चाहिए। ऐसा प्लेयर है क्या मिचेल स्टार्क? या आईपीएल में किसी भी प्लेयर के लिए ऐसा करने का स्कोप है क्या? नहीं है। फिर इतने पैसे देने का क्या मतलब है? अब मुजीबुर रहमान 2 करोड़ रुपए दिए इन्होंने, शर्फिन रदरफोर्ड 1.5 करोड़, गस एटकिंसन 1 करोड़, केएस भरत, अब ये केएस भरत बताओ भैया आप, ये केएस रोडनी मार्श भरत, ये विकेट कीपर, मतलब इसको तो किसी तरह से तो ये इंडियन टीम से छुटकारा पाया है हमने इसको किसी तरह तो निकाला, ये तो चिमट ही गया था बिल्कुल टीम के साथ। इसको देख देख के तो हम पागल हो गए थे इंडियन टीम में, इसने बहुत परेशान किया हमको। अब ये इन्होंने गौतम गंभीर ने इसको ले लिया, चेतन सकारिया, अंग्रीश रघुवंशी, रमनदीप सिंह, मनीष पांडे 50 लाख पे आ गया बेचारा। मनीष पांडे वो प्लेयर है जिसने आईपीएल की पहली सेंचुरी मारी थी। अब बताइए आप, इसने खुद अपना कबाड़ा किया है। ये जितनी खराब स्ट्राइक रेट में खेलता है या पिछले 3-4-5 साल से खेल रहा है, इसने कुछ करके ही नहीं दिया है, इसलिए इसकी हालत हो गई। मुझे तो ताज्जुब है ये बाहर क्यों नहीं हुआ, इसको अनसोल्ड चला। ये अगर इसने इस बार कुछ नहीं किया तो ये अगले आईपीएल में अनसोल्ड ही जाएगा। साकिब हुसैन, ये कोई नया प्लेयर है, इसको 20 लाख रुपए में लिया है। अब ये इसमें क्या है, इन लोगों के पास ना कोई फास्ट बॉलर ढंग का नहीं था, इसलिए ये मिचेल स्टार्क के पीछे पागलों की तरह पड़ गए। और फिर ये इन्होंने गस एटकिंसन को भी लिया। मुजीबुर रहमान तो चलो ठीक है, स्पिनर है और कोलकाता में क्या है ये स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाते हैं, तो मुजीबुर रहमान ठीक ठाक ही है। केएस भरत ठीक है, अब विकेट कीपर कोई लेना ही है तो ले लो आप, लेकिन वो ज्यादातर तो बाहर ही बैठा रहता है। ये गुरबाज के ऊपर बहुत ज्यादा बैक करते हैं। गुरबाज चूंकि विकेट कीपर है, इसलिए गुरबाज अगर फिट है तो गुरबाज के रहते हुए तो बाकी किसी विकेट कीपर को तो मौका मिलना नहीं है खेलने के लिए। अब देखते हैं क्या करते हैं। रमनदीप सिंह जो है उसने सैयद मुश्ताक अली में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसकी स्ट्राइक रेट भी उसमें काफी अच्छी थी, लेकिन मुश्ताक अली और विजय हजारे और आईपीएल में डिफरेंस है थोड़ा, तो ये कुछ कहना मुश्किल है। अब देखिए मौका मिलता है कि नहीं। कुल मिला के इनकी टीम जो है, ओपनर्स हैं जेसन रॉय, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, अंगरीश रघुवंशी। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने अपने श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, केएस भरत, मनीष पांडे, शर्फिन रदरफोर्ड। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स हैं आंद्रे रसेल, अनुकूल रॉय और रमनदीप सिंह। फास्ट बॉलर्स में है मिचेल स्टार्क, गस एटकिंसन, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, साकिब हुसैन। और स्पिनर्स में है सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा और मुजीबुर रहमान। तो इनकी टीम तो काफी अच्छी है, लेकिन अब इनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये जब गुरबाज को खिलाते हैं तो फिर ये जेसन रॉय को नहीं खिला पाते हैं, जबकि जेसन रॉय ऐसा प्लेयर है, मुझे लगता है कि उसको तो पूरे मैचेस 14 खिलाने ही चाहिए इनको। बल्कि अब कितने मैचेस होंगे, 18 मैचेस इनको पूरे खिलाने ही चाहिए। तो ये जेसन रॉय को आप बाहर नहीं बिठा सकते हो। जेसन रॉय जहां भी लीग खेलता है, वो उसने अभी वो फटा शलवार लीग जो भिखारियों के देश में हो रही है, उसमें भी उसने अच्छे रन बनाए, वो हमेशा ही रन बनाता है। लेकिन ये केकेआर में थोड़ा सा फंस जाता है मामला कि अब वो किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, क्योंकि गुरबाज आता है अपनी विकेट कीपिंग स्किल्स के साथ, तो वहां पे वो ऑलराउंडर का काम करता है, वो एक प्लेयर होके 2 का काम करता है, इस वजह से गुरबाज को खिलाना पड़ता है। फिर वेंकटेश अय्यर भी अच्छा खासा ओपनर है, वेंकटेश अय्यर ने भी पिछले साल सेंचुरी मारी थी। वो तो बीच में गुरबाज शायद अनफिट हो गया था, इस वजह से उसको निकाल के फिर जेसन रॉय को खिलाया, तब जाके इनका कुछ जेसन रॉय ने इनको परफॉर्म करके दिया। अदरवाइज उसका बाहर बैठना मुझे जमता नहीं है, लेकिन कुछ तो इनको जमाना पड़ेगा मामला। ओवरऑल जो हम इनकी ऑप्शन की बात करें, अगर इन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स ले लिए, जैसे कहने को मिचेल स्टार्क, भले इन्होंने पैसे बहुत ज्यादा दिए लेकिन बॉलर तो अच्छा है। फिर उसके बाद
मुजीबुर रहमान को इन्होंने अच्छा लिया है। मुजीबुर रहमान बहुत ही बढ़िया है। एक बैलेंस स्क्वाड इन्होंने जरूर तैयार कर ली है। शर्फिन रदरफोर्ड, गस एटकिंसन और चेतन सकरिया इनके बॉलर्स हैं। अब हालांकि चेतन सकरिया का बेचारे का वो उसकी स्पीड ही ज्यादा नहीं है। वो बच्चे को देख के मुझे लगता थोड़ा अच्छा है, लेकिन क्या करे, वो थोड़ी स्पीड उसको बढ़ानी चाहिए अब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ बढ़ा सकता है स्पीड अपनी। कुल मिला के इनकी टीम तो बहुत अच्छी है, इनको परफॉर्म करना चाहिए और डेफिनेटली ये अच्छी खासी थ्रेट हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए। तो अभी इनकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, देखिए तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है कि जेसन रॉय, आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, रहमानुल्लाह गुरबाज। अब इसमें कोई ये कह सकता है कि श्रेयस अय्यर का भी नाम होना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में वो कोई ऐसा वो बहुत जबरदस्त हिटर नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो वो कि वो एक टीम मैन है ही नहीं। वो जिस तरह की हरकत करता है, मुझे लगता है कि उसके रहने से तो टीम में थोड़ा सा वो फ्रैक्शंस ही आते होंगे। वो जिस तरह का उसका मैनरिज्म है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा प्लेयर समझने लगा है बिना परफॉर्म किए। तो इस वजह से और कुछ तो हमारी दुनिया ने चढ़ा दिया है उसको। ये सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग जो है, ये जबरदस्ती हर किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा देते। तो मैं उससे तो ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं, लेकिन ओवरऑल इनके पास बैट्समैन है, प्रोवाइडेड अब ये टीम का कॉम्बिनेशन ठीक कर ले। फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क और मुजीबुर रहमान में इनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं ओवरऑल। और फिर ऑलराउंडर्स में आंद्रे रसेल है। आंद्रे रसेल का फॉर्म देखना पड़ेगा, हालांकि उसने अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंटली। तो मुझे लगता है कि वो इस बार कुछ करेगा। पिछले 2-1 साल से तो उसने कुछ किया नहीं है ज्यादा, लेकिन अब इनके पास क्या है, एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स इंडिया के नहीं है। अब जैसे चेतन सकरिया है, चेतन सकरिया का मैंने पहले ही कहा कि उसकी बॉलिंग में कोई पेस ज्यादा नहीं है। गस एटकिंसन ठीक ठाक जरूर है, लेकिन देखते हैं वो आता भी है कि नहीं खेलने, या क्या करते हैं ये लोग। अब ये मतलब देखिए आप, ऊपर से रहमानुल्लाह गुरबाज और जेसन रॉय, मैं तो दोनों को खिलाना चाहूंगा। अब उन दोनों को खिला लेंगे तो फिर और आप किस किस को खिलाएंगे? आंद्रे रसेल को खिलाना जरूरी है, फिर सुनील नारायण, तो 4 तो यही हो जाते। फिर आपका पीछे मिचेल स्टार्क का क्या होगा? गस एटकिंसन को आप कब खिलाओगे? लेकिन मिचेल स्टार्क का खेलना जरूरी है, क्योंकि बाकी फिर फास्ट बॉलिंग में आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी के पास। तो मिचेल स्टार्क, और खासतौर पे जब आपने 25 करोड़ रुपए खर्च किए तो आप उसे तो सारे मैचेस खिलाओगे, फिर तो उसके ऊपर आप चढ़ के बैठ जाओगे कि तुझे सारे मैच खेलने ही, चाहे तेरी टांग दर्द हो चाहे सर में, खेलने ही पड़ेंगे उसको। फिर अब कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से इनकी जो प्रोबेबल 11 है वो तो देखिए, रहमानुल्लाह गुरबाज को विकेट कीपिंग की वजह से इनको खिलाना पड़ेगा। उस चक्कर में जेसन रॉय की बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नीचे में स्टार्क को भी खिलाना है। फिर वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर तो बोझ बन गया, कप्तान है तो वो खेलेगा ही खेलेगा। नीतीश राणा, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह को तो आप सपने में भी नहीं निकाल सकते। फिर 7वें नंबर पे आपको रमनदीप सिंह को खिलाना पड़ेगा। सुनील नारायण तो खेलता ही खेलता है, मिचेल स्टार्क खेलता है, हर्षित राणा ने पिछले साल बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वरुण चक्रवर्ती इनका रेगुलर प्लेयर है, रेगुलर स्पिनर है, पिछले साल उसने परफॉर्म भी अच्छा किया था। और फिर सुयश शर्मा को तो कौन भूल सकता है, ना तो कोई निकाल सकता है। तो ये मेरे ख्याल से 11-12 होते हैं। सुनील नारायण नाम ऐसा है कि वो अपने दिन में वो किसी भी टीम को अकेले निपटा सकता है। तो इसलिए जब तक भी कि वो 2-4 मैचेस में एकदम फेल ना हो जाए और अच्छी खासी उसकी धुलाई ना हो जाए, तब तक उसको निकालना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से टीम तो बहुत अच्छी है। अभी कॉम्बिनेशन कैसे बिठाते हैं ये देखना पड़ेगा। अब ओवरसीज प्लेयर्स में कौन परफॉर्म करेगा, कौन नहीं करेगा, ये भी देखने वाली बात है। तो शुरू के 2-3 मैचेस में देखने के बाद इनकी टीम थोड़ी सी सेटल होगी। आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना, जो आईपीएल में आते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कब ये इनको इंग्लैंड इनका बोर्ड बुला ले वापस, या कब इनका मूड चेंज हो जाए, कब इनको कुछ मेंटल फटीग हो जाए या क्या हो जाए। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जेसन रॉय को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया है। अब रीजन पता नहीं क्या हो, जो भी हो, तो वो वापस चला गया है। और मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है केकेआर के लिए, क्योंकि जब हम अभी आपने देखा होगा वीडियो जो हमने एनालिसिस का किया है, इसके लिए भी मैंने पहले भी आपसे ये कहा था
कि ये जो इंग्लैंड और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें चौथे और पांचवें टेस्ट मैच के बीच में जो 10 दिन का गैप था, उसके बीच में मैंने टाइम निकाल के ये सारी टीम्स की एनालिसिस की थी। तो उसके बाद जो इतना डायनामिक चेंज आ रहा है टीम्स में, नई नई न्यूज आ रही है, बहुत प्लेयर्स इंजरी हो रही है, उनको कुछ हो रहा है। अब जैसे जैसन राय को ही बुला लिया वापस, तो अब ये थोड़ा सा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखें, और वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं न्यूज वो करूं। तो ये कमिंग बैक टू दिस जेसन रॉय एपिसोड, तो ये केकेआर के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया, फिल सॉल्ट को ले लिया है। फिल सॉल्ट वो प्लेयर था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसने आईपीएल खेलने के लिए बाकी किसी लीग में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, और बेचारा अनसोल्ड ही चला गया आईपीएल में इस बार। तो अब ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये ऑफ द फील्ड या ऑफ द ऑक्शन इसका ट्रेड हो गया, या इसकी जो भी बात हो गई है, तो केकेआर ने फिल सॉल्ट को ले लिया। और ये बहुत ही मतलब अपॉर्चून टाइम के ऊपर ये ट्रेड हुआ है या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका, क्योंकि इससे केकेआर की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जेसन रॉय देखिए, जेसन रॉय जितना विस्फोटक बैट्समैन है उतना ही फिल सॉल्ट है, और फिल सॉल्ट के आने की वजह से क्या हो रहा है कि इनकी एक विकेट कीपर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर मान लीजिए गुरबाज अगर उसको प्रॉब्लम होती है उसके फॉर्म में या फिटनेस में, तो फिल सॉल्ट विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन दोनों का ही काम कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है केकेआर के लिए। तो ये एक एडिशन है जो अभी हमने एनालिसिस की थी, उसमें अब हम जेसन रॉय को निकाल के और फिल सॉल्ट को ले सकते हैं, या हमारे पास वो भी एक ऑप्शन है। तो अगर अपना वेंकटेश अय्यर ओपन करता है, या कभी कभी ये लोग जैसे सुनील नारायण को ओपन करवा देते थे, तो अगर वो करते हैं तो फिल सॉल्ट बाहर वेट कर सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट फिल सॉल्ट को ये लोग टीम में ले सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर केकेआर। तो ये तो चलिए केकेआर की बात हो गई, जेसन रॉय की बात हो गई। हिमांशु पाल ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। हिमांशु पाल ने पहले तो ये क्वेश्चन पूछा कि हु इज योर फेवरेट कोच। हिमांशु पाल के जो फेवरेट कोच हैं वो है एंडी बेरेल और फ्लेमिंग। और हिमांशु पाल का ये कहना है कि करंट ऑसी कोच डायनेमिक ड्यू मैकडोनाल्ड एंड वेटोरी इज ऑल्सो क्लाइंबिंग द रैंक्स क्विकली। तो मुझे लगता है कि हिमांशु ने यहाँ तो थोड़ा मिक्स कर दिया है T20 को या आईपीएल को और टेस्ट को, क्योंकि ऑसी कोच वेटोरी तो फिर वो टेस्ट मैचेस के लिए है, या वो उनकी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बात हो रही है। लेकिन अगर देखिए कोच के बारे में मेरा कहना ये है, मैं ये मानता हूं कि कोचिंग तो अब इस लेवल पे किसी की होती नहीं है। कोच का नाम ठीक है कहने को, वो कोच जरूर है, वो थोड़े बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स कर सकता है, लेकिन अब कोई खेलना तो नहीं सिखा सकता ना, या कोई ये तो नहीं कह सकता कि भाई आप बैट इस तरह से लेके आओ कवर ड्राइव मारने के लिए, या बॉलिंग में आप अपने हाथ की ग्रिप चेंज कर दो। ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत फाइनर एडजस्टमेंट्स होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये सारे कोचेस कुछ इस तरह का काम करते होंगे। अगर ये करते तो श्रेयस अय्यर को बाउंसर खेलना सिखा चुके होते, अभी तक इतने सारे कोच रहे हैं, तो वो तो हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, कोच को मैं ये मानता हूं कि उसको एक स्ट्रेटेजिस्ट होना चाहिए अच्छा। और स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छे कोचेस जो हैं वो एक तो देखिए आशीष नेहरा है गुजरात जायंट्स का। मुझे पूरा विश्वास इस बात पे है कि अगर वो नहीं होता तो हार्दिक पांड्या सर पटक के भी मर जाता ना, तो वो गुजरात को जिता नहीं सकता था। और वो रहा सहा अभी हमको अभी पता चल जाएगा मुंबई की कप्तानी कैसे करता है वो। और हालांकि मुंबई की टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपनी ग्रेविटी से ही बहुत आगे तक जाने वाली है, और फिर प्लेऑफ में क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो पहला तो हो गया मेरा फेवरेट कोच आशीष नेहरा। दूसरा है चेन्नई सुपर किंग्स का जो बॉलिंग कोच है ना एरिक साइमन, वो जो साउथ अफ्रीकन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए चेन्नई की ना जो बॉलिंग है पिछले साल खासतौर पे वो, और उसके पहले वो जो दुबई में 2021 में जीते थे, उस टाइम इन लोगों की बॉलिंग कोई बहुत अच्छी नहीं थी। और जिस टीम में आप बताइए दीपक चहार जैसा ओपनिंग बॉलर हो,
वो टीम अगर चैंपियन बने तो मतलब उसका बॉलिंग कोच कितना जबरदस्त होगा। और पिछली बार का तो खैर कोई डाउट ही नहीं है कि इन लोगों की बहुत ही ज्यादा वीक बॉलिंग थी, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि एरिक साइमन इनका बहुत अच्छा कोच है। तीसरा, ओवरऑल कोच की अगर बात की जाए तो मैं ये कहूंगा कि एंडी फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंडी फ्लावर के साथ एक चीज ये है कि एंडी फ्लावर अपने आप में प्लेयर भी बहुत अच्छा था। ही वॉज अ ट्रेमेंडस बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। मतलब जिम्बाब्वे अब जब जब जिस टाइम ये लोग खेलते थे, एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर, ये दोनों भाई, उस टाइम जिम्बाब्वे की टीम ठीक ठाक हुआ करती थी। उनका एक बॉलर था हीथ स्ट्रीक, जिसकी अभी अभी डेथ हुई है। और उस टाइम ये हालांकि वीक टीम मानी जाती थी, लेकिन फिर भी ये कभी कभी अपने टाइम पे ना ये बहुत अच्छा खेल जाते थे और बहुत परेशान करते थे ये सामने वाली टीमों को, चाहे कितनी भी स्ट्रांग टीम क्यों ना हो। और वो मेन रीजन था हीथ स्ट्रीक और एंडी फ्लावर, इन लोगों की वजह से। और दो तीन प्लेयर्स और भी थे इनके, लेकिन एंडी फ्लावर प्लेयर बहुत अच्छा था और उसने कोचिंग भी बहुत अच्छी की। वो जिन जिन टीमों में रहा है, इवन आप देखो वो फटा शलवार लीग जो बेकारियों के देश में चलती है, उसमें भी वो जिस टीम का कोच रहता है ना, वो टीम अच्छा ही करती है। तो ये कोचेस के मामले में एंडी फ्लावर की अच्छी खासी डिमांड रहती है इंटरनेशनली। तो ये तीन मेरे मतलब फेवरेट कोचेस हैं। बाकी तो सब एक जैसे ही है। और राहुल द्रविड़ की तो बात ही करनी बेकार है। खैर, उसके बाद हिमांशु का एक और क्वेश्चन है कि डू यू थिंक इट्स टाइम आईपीएल शुड स्क्रैप दिस क्वालिफायर सिस्टम? अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हिमांशु? ये हिमांशु का कहना ये है कि लाइक इट टेक्स द प्रेशर ऑफ द नॉकआउट्स। ये देखो, ऐसा है कि किसी भी गेम में क्वालिफायर्स या सेमीफाइनल वगैरह तो होते ही है। अब हमने क्वालिफायर का नाम रख दिया है एक्चुअली सेमीफाइनल, और इसमें थोड़ा सा एडवांटेज हमने और दे दिया है जो नंबर 1 टीम आती है उसको डायरेक्ट फाइनल में खेलने का। तो वो इतनी बड़ी और इतनी लंबी लीग में ये फायदा, मतलब इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत फायदा तो नंबर 1 आने वाली टीम को होता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली बेटर खेलती है बाकी टीमों से। और दूसरी बात ये है कि जो इतना लंबा टूर्नामेंट और इतनी मेहनत करके टीमें जो टॉप 4 में आती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक बार किसी का दिन खराब हो और वो बाहर हो जाए। तो मुझे लगता है कि क्वालिफायर्स तो होने चाहिए, और खासतौर पे आईपीएल के जो क्वालिफायर्स हैं ना, ये एलिमिनेटर और वो दूसरा क्या क्वालिफायर क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। उसमें हर टीम को बराबर मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 4 में पहुंच गए मेहनत कर कर आके, सारा पसीना और खून झोंक के, और उसके बाद एक दिन आपका खराब हुआ और आप बाहर हो गए। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा सिस्टम है। और दूसरी बात ये कि जैसे हिमांशु ने कहा है कि लाइक इट टेक्स द प्रेशर ऑफ द नॉकआउट्स, तो प्रेशर तो नॉकआउट्स का तो कभी खत्म नहीं होता है। मतलब आप कहने को ये कह सकते हो कि हाँ भाई आपको मौका दूसरा मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस हो गई आपकी वाह वाह हो गई, कि आप बस वहां पहुंच गए नॉकआउट्स में तो आपके पास मौके ही मौके हैं, ऐसा तो नहीं है। मतलब एक्चुअली ये कहा जाए कि जो नंबर 1 रहती है लीग में टीम, और वो भी तो उसमें खेलती है ना एक गेम, टॉप मतलब नॉकआउट्स में, तो नॉकआउट्स में उसको एक मौका एक्स्ट्रा मिलता है बिकॉज ऑफ देम बीइंग द नंबर 1 इन द लीग पोजीशन। तो मुझे लगता है काफी फेयर चांस है, ये बहुत ही फेयर चांस है इसमें। मतलब ये तो बहुत ही अच्छी चीज लगती है मुझे, और ये होना चाहिए। इट डजंट टेक द प्रेशर ऑफ द नॉकआउट्स, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा अच्छा मौका रहता है सारी टीमों के लिए। फिर उसके बाद हिमांशु ने कहा है कि इनको लग रहा था कि शाहरुख खान को एसआरएच खरीद लेगी, और एसआरएच क्या खरीद लेगी? एसआरएच ने तो मतलब एसआरएच, अब हाँ, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे डेनियल वेटोरी, अभी हिमांशु कह रहे थे कि डेनियल वेटोरी अच्छा है कोच, ऑस्ट्रेलिया की टीम का अच्छा कर रहा है वो, ही इज कमिंग अप द रैंक्स। लेकिन अब देखते हैं एसआरएच में उसकी सारी रैंक का कबाड़ा कर देगी वो लड़की। क्या लगता है आपको?
अभी देखना पानी मांगने लगेगा डेनियल वेटोरी। मुझे ऐसा लगता है ये जिस तरह की हरकतें करते हैं ना एसआरएच के मैनेजमेंट, ये डेनियल वेटोरी पानी मांगने लगेगा और कहेगा माफ करो मुझे भैया, मुझे जाने दो, मेरे बस का नहीं है। क्योंकि वो थोड़ा सेंसिबल प्लेयर और कोच लगता है मुझे, वैसे भी थोड़ा शरीफ आदमी दिखता है मुझे, वो सहन नहीं कर पाएगा ये पागलपन देख के। ये क्या चलता है एसआरएच में, ये मतलब हद ही कर देते हैं ये लोग, ये इस तरह का काम करते हैं। तो ये डेनियल वेटोरी का अभी देखना मजा आने वाला है आपको एसआरएच में। कहीं मुझे लगता है लड़ाई तो नहीं करेगा, वो सीधा आदमी है वैसे लेकिन ये एसआरएच का मैनेजमेंट, अरे बाप रे बाप। तो चलिए, तो ये मुझे बताना था आपको। एक तो जेसन रॉय के बारे में, फिल सॉल्ट का इंक्लूजन हो गया, और ये हिमांशु पाल ने मतलब क्वेश्चंस पूछ लिए तो इसके बारे में भी डिस्कशन हो गया। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप देखने वालों से, मुझे देखिए अब आप लोग यंग लोग हैं, सब लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, मुझसे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो मुझे आप लोग ये बताएं कि ये एसआरएच ये आईपीएल के टिकट्स कब ओपन होने वाले हैं, इनकी बुकिंग। तो जब भी हो प्लीज मुझे किसी तरह से मैसेज भेज भाज के आप जरा बता देना मुझे, ठीक है। मुझे लगता है कि अब ये श्रेयस अय्यर ने अगर कोई कप्तानी में कोई बदतमीजी नहीं की, कोई भंड नहीं मारा, तो फिर ये टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मेरे ख्याल से प्लेऑफ्स तक तो इनको जाना चाहिए। देखते हैं क्या होगा, ये तो मैचेस शुरू होने के बाद पता चलेगा। आपको क्या लगता है इस एनालिसिस में? आपको लगता है कि कोलकाता कुछ आगे जा सकती है या टाइटल जीतने की दावेदार भी हो सकती है इस साल? तो आप बताइए। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। आपको अगर कुछ लगे कि आप मुझसे कुछ छूट गया है तो आप उसको पॉइंट आउट करिए। मुझे लगता है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आएगी। देखेंगे हम अगला जो इस सीरीज में जो अगली हमारी टीम होगी वो है आईपीएल 2023 में 6 नंबर पर रहने वाली आरसीबी। तो आरसीबी तो सभी की फेवरेट है, तो मजा आएगा उसकी एनालिसिस करने में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में आरसीबी के एनालिसिस के साथ। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।